नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गुरुवार को मुलाकात हुई। आपको बता दें, दोनों नेताओं ने बातचीत भी की है। ये मुलाकात और बातचीत ब्रिक्स नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले हुई। पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने एक दूसरे का अभिवादन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिक्स समिट को संबोधित किया। पीएम ने बैठक के दौरान हुई चर्चा पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार पर साथी देशों में सहमति बनी है। अर्जेंटीना और सऊदी अरब समेत 6 देशों को ब्रिक्स में नए स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस कदम का समर्थन करता है। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति मेरे मित्र रामाफोसा जी को इस ब्रिक्स समिट के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। परिणाम सामने आए हैं। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसा मैंने कल कहा था, भारत ने ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का हमेशा से पूरी तरह समर्थन किया है। फ्रेंड्स, अभी मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहां कल से अनुभव कर रहा हूं, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था, वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि ये शब्द मणिशंकर अय्यर के हैं, लेकिन सोच गांधी परिवार की है। मणिशंकर अय्यर गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं। गांधी परिवार की बातों को ही मणिशंकर अय्यर अपने बयानों में व्यक्त करते हैं। मणिशंकर अय्यर फिर से प्रकट हुए हैं। उन्हें फ्रेंच एलिमेंट कहा जाता है, लेकिन वो फ्रेंच एलिमेंट नहीं है। लोगों ने इस प्रकार के घमंड से भरे स्टेटमेंट्स और इस प्रकार घमंड से भरे नेताओं का हश्र क्या किया। 2024 का चुनाव आ रहा है, मुकुटमणि फिर से चमके। इस बार बोला ही नहीं, किताब भी लिख डाला है और एक विषय पे नहीं, अनेक विषयों पे बोला है। मुख्यतः 3 P's, P1 परिवारवाद, P2 पक्षपात, हिंदुओं के खिलाफ पक्षपात, और P3 जिसके लिए घमंडिया के सारे नेताओं में होड़ लगी हुई है और लगेगी भी, पाकिस्तान। परिवारवाद, पक्षपात और पाकिस्तान,
इन तीनों विषयों पर, और ये तीन विषय, ये जो घमंडिया अलायंस है, ये तीन विषय इस घमंडिया अलायंस के सबसे फेवरेट विषय हैं। 2019 के चुनाव से पहले गांधी परिवार के मुकुटमणि मणिशंकर अय्यर, उन्होंने फिर से कहा था, और उस बार पाकिस्तान में जाकर कहा था कि मोदी को हराना होगा, मोदी को हराना होगा, मोदी को हटाना होगा। ये वही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने 2019 के चुनाव से पहले घोषणा की थी और जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी एक नीच आदमी है। देश के तमाम लोग आश्चर्यचकित रह गए थे कि आखिर गांधी परिवार के सबसे नजदीकी व्यक्ति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए कैसे कर सकते हैं। 2014 से पहले याद करिए, ये वही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने नाक भौं सिकोड़ करके नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बन सकता। बन सकते भी नहीं बोला, बन सकता। मोदी कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ज्यादा से ज्यादा अगर वो चाहे तो आके जो प्लेनरी सेशन और जो कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में, उसके बाहर टेंट लगा करके चाय बेचने का काम करे। नतीजा आप सबको पता है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को थंपिंग मेजॉरिटी के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अजय राय को कांग्रेस का नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अजय राय ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर प्रदेश मुख्यालय पर केंद्रीय और राष्ट्र के पदाधिकारियों भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश मुख्यालय पर नए प्रदेश अध्यक्ष के ऐतिहासिक स्वागत की तैयारी भी की गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं अगली खबर। हेमंत सोरेन आज पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं गए, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री को लेकर ईडी और राज्य पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे, ये बताया जा रहा है। सीएम के आने को लेकर ईडी और रांची पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए थे। सीएम को ईडी ने दूसरा समन भेजकर 24 अगस्त को ईडी के रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा था। उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह चर्चा में बने रहते हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार को मंत्री जी को लखनऊ से बरेली जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। वह ऐन वक्त चारबाग स्टेशन पहुंचे और अपनी कार लेकर प्लेटफॉर्म तक चले गए। यहां से वह एस्केलेटर के जरिए आगे बढ़ गए। अचानक रेलवे स्टेशन के भीतर कार घुसने से यात्रियों को में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस पर सियासत भी हो गई है, जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, अच्छा हुआ ये बुलडोजर से स्टेशन नहीं पहुंचे थे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं लखनऊ में। आपको बता दें, मंत्री जी आज अपनी कार से ही स्टेशन पहुंचे। इनको बरेली की टिकट पकड़नी थी और इनको सब्र नहीं हुआ, प्लेटफॉर्म तक अपनी कार को ले गए। बरेली की ट्रेन पकड़नी थी और आपको बता दें, और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, लिखा, अच्छा हुआ ये बुलडोजर से स्टेशन नहीं गए थे। सहारनपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। जहां मृतकों के परिजनों में हादसे के बाद कोहराम मचा है। आपको बता दें, सहारनपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के रास्ते पर पलटने से अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। जहां एनडीआरएफ और पीएसी के जवानों ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। ट्रॉली में 30 से 40 श्रद्धालु सवार थे।
हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग को अपने ही अंदाज में गीत गाकर खुशी जताई है। उन्होंने गुनगुनाया, मेरे पैरों में घुंघरू बांध दें तो फिर मेरी चाल देख लें। उन्होंने कहा कि भारत चंद्रयान को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारकर विश्व का लीडर बन गया है। सफल लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और पूरे देश को बधाई। भारत चंद्रमा पर जाने वाला चौथा देश है और ये पल नाचने गाने का है। भीलवाड़ा सहित देश और प्रदेश के लिए बुधवार का दिन बड़ा खुशी का पल था, क्योंकि मिशन चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग का था। इसलिए शहर में भी उत्साह का माहौल बना हुआ था। और यही नहीं, भीलवाड़ा की सूचना केंद्र चौराहे पर लाइव लैंडिंग देखकर शहर वासियों ने अपनी खुशी जाहिर की और उसी दौरान शहर वासियों ने एक दूसरे को गले लगाकर मिठाइयां बांटी, बधाइयां दी। साथ ही शहर वासियों ने जमकर आतिशबाजी भी की। The lander module has traveled a distance of देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 300 अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां वन विभाग मजदूर यूनियन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर वन विभाग मंडल कुरुक्षेत्र कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने सरकार और डीएफओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, मजदूर वर्ग ने सरकार और वन विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया है। साथ ही मजदूर यूनियन नेताओं ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि बीते कई महीनों से मजदूरों का वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां कालागढ़ डैम से रामगंगा नदी में 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे एक बार फिर रामगंगा का जलस्तर बढ़ गया है। आपको बता दें, बाढ़ खंड के अधिकारियों ने फिलहाल बाढ़ के खतरे से इनकार किया है, लेकिन जिले में पिछले 2 दिनों से हुई बारिश की वजह से नदी के आसपास के गांव के लोगों को अलर्ट रहने की कहा गया है। बीते 24 घंटे में रामगंगा का जलस्तर 1.20 मीटर बढ़ गया है। साथ ही मंगलवार सुबह 8 बजे रामगंगा का जलस्तर 188.25 मीटर था, जो बुधवार सुबह 8 बजे बढ़कर 189.45 मीटर हो गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद से। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से किस प्रकार की परेशानियां हो रही होंगी। तस्वीरें आप देखिए और लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आसपास के जो लोग गंगा किनारे रहते हैं, प्रशासन ने उनको अलर्ट करने के लिए बात कही है और सभी को सजग कर दिया गया है। पानी भरने से आम लोगों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन कई इलाकों में देखा जा रहा है अस्त व्यस्त हो गया है। अगली खबर बदायूं से है, जहां उप जिलाधिकारी सतीश सक्सेना ने स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने दवा लेने आए मरीजों से उनका हालचाल भी जाना। साथ ही उप जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से पूरे समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच गया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बदायूं से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उप जिलाधिकारी ने जाकर स्वास्थ्य विभाग जहां पर देखा जा रहा है वहां पर औचक निरीक्षण किया। जो लोग दवाई लेने के लिए आए थे, इलाज के लिए आए थे, उनका हाल जाना, जानकारियां ली आपको बता दें और पूछा कि आपको किस प्रकार की परेशानी तो नहीं है। दवा लेने आए मरीजों का भी हाल चाल जाना है। अगली खबर बिजनौर सिहोरा थाना क्षेत्र के नूरपुर फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक दिव्यांग की है। बताया जा रहा है जहां रेलवे ट्रैक को पार करते समय हादसा हुआ है। आपको बता दें, दिव्यांग की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची, जहां जनपद की तिलोई तहसील क्षेत्र के सिंहपुर ब्लॉक स्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख के घर में स्वर्गीय रंजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत परिजनों से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रही हैं। करीब 1 महीने पहले पूर्व ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह का स्वर्गवास हुआ था। साहिबगंज जिले में अवैध खनन की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम वनांचल एक्सप्रेस से पहुंची है। आपको बता दें, इसको लेकर डीसी को इस बात की सूचना पहले से दे दी गई थी। बीते 18 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज में अवैध खनन की जांच करने के लिए सीबीआई को आदेश दिए थे। अदालत ने सीबीआई को पीई दर्ज कर 1 महीने में प्रारंभिक जांच पूरी कराने को कहा था। फिर जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का आदेश दिया था। अगली खबर दौलतपुर से है, जहां पुलिस ने देर रात को रिसाड़ी गांव में स्थित एक फार्म हाउस पर ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 17 मोबाइल और करोड़ों रुपए का लेन देन का हिसाब बरामद किया है। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार ने बताया, देर रात सट्टे की जानकारी मिलने पर एडिशनल डीसीपी वेस्ट राम सिंह शेखावत के निर्देश में एसीपी कैलाश जिंदल के नेतृत्व में टीम गठित कर फार्म हाउस पर छापेमारी की गई, जिस दौरान पुलिस ने 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से सामान बरामद किया है। खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर आपको बता दें, बाहरी इलाकों में बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जेडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन फिर भी भूमि माफिया अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, अखैपुरा गांव में जहां जेडीए ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए 2.5 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही जेडीए दस्ते ने कॉलोनी में हो रहे निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ग्रेवल सड़कें उखाड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। दो 2024 की विसात पर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। जहां बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने मास्टर प्लान को अंजाम देने में जुट गई है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी से एक्टिव होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी कोर कमेटी में बदलाव किया और कांग्रेस ने अजय राय को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुना। ये रिपोर्ट देखिए। तो आखिरकार उम्मीदों के रथ पर सवार कांटों का ताज पहने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नए खेवनहार अजय ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष कप्तानी की कमान गुरुवार को विधिवत रूप से सौंप दी गई। वैसे तो ये लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक आम चुनाव की तरह नहीं होगा। 2024 कांग्रेस की दशा और दिशा दोनों ही तय करने वाला है। साख का सवाल है, ये चुनाव कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड को तैयार करेगा। अब सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तैयारी करती हुई नजर आ रही है। अब उत्तर प्रदेश में अजय राय कांग्रेस की रीति, नीति और कूटनीति देखेंगे। अब उन्होंने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि ये वही अजय राय हैं जो 2014 और 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा था। 2014 के मुकाबले 2019 में उनके वोटों का काउंट जरूर बढ़ा, लेकिन उन्हें चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, अजय राय बीजेपी से ही विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर दावेदारी न मिलने से वो नाराज हुए और बीजेपी का साथ छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और उसे भी छोड़ दिया। अब सवाल ये, चेहरा बदलकर क्या कांग्रेस अपनी साख हासिल कर पाएगी? अजय राय एक बड़े भूमिहार चेहरे के तौर पर
जाने जाते हैं, जिन्हें कांग्रेस ने कमान दी है। ब्रजलाल खाबरी जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो कांग्रेस ने सवर्ण के साथ दलित राजनीति को साधने की कोशिश की, मगर 10 महीने में ही चेहरा बदल दिया गया। अब अजय राय को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस भूमिहार वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, भूमिहार वर्ग की पकड़ ब्राह्मण और राजपूत दोनों ही वोट बैंक में नजर आती है। पूर्वांचल में 2 से 3% से अधिक भूमिहार नहीं है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की नजर से देखें तो कांग्रेस का ये पैंतरा फेल हो सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव भी हैं, जो मुस्लिम यादव समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश के वोट बैंक से इतर कांग्रेस भूमिहारों को साधने की कोशिश कर रही है, जो पूर्वांचल की आबादी का सिर्फ 2 से 3% है। ऐसे में दाव फेल भी हो सकता है। वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव में मंडल कमंडल के रथ पर सवार है, यानी अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलने का असर यूपी में कांग्रेस की सेहत पर कितना पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इतना जरूर है कि नए कप्तान के पास ना मजबूत टीम है और ना ही सियासत की पिच मजबूत है और ना ही वक्त है कि वो टिक कर बल्लेबाजी कर पाएं। ऐसे में कांग्रेस में वो कौन सा चमत्कार कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। झारखंड में लगातार ईडी की दस्तक से सियासी पारा हाई है, जिस पर प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अगर ईडी को किसी को पकड़ना ही था तो देश के बाहर के लोगों को पकड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपने सिर्फ राजनीतिक एंगल देखा और अधिकारी किस में फंस सकते हैं। आने वाले दिनों में ईडी और भी कार्यकर्ताओं के यहां जाकर उन्हें परेशान करेगी ताकि वे काम ना कर पाएं। यदि ईडी को पकड़ना था ईमानदारी से तो वो जो बाहर में है उसको लाने की कोशिश करते हैं, तो आपने वो किया नहीं। आप तो ये देखिए पॉलिटिकल एंगल कौन सा है, अधिकारी किस में फंस सकते हैं, ताकि उसको चुनाव में उसको दबा के अपने पक्ष में काम करा सके। जो नेतागण हैं या पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में जो काम कर रहे हैं उसको आप रोक सको या बाधित कर सको या उसको गिरफ्तार कर सको, ये उद्देश्य। पहले बीच में हल्ला हुआ था खूब भूपेश बघेल के खिलाफ, विजय बघेल खूब आप लोग हवा दिए, मीडिया के माध्यम से खूब उसको मिला। लेकिन कल पता चला कि भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि पाटन में विजय बघेल की दाल गलने वाली नहीं है, तो ईडी को भेज दिया गया, जो वहां वो ईडी के रूप में हमारे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में और कार्यकर्ताओं के यहाँ ये ईडी आईटी वाले जाएंगे और उसको परेशान करेंगे ताकि वो काम मत कर सके। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची की घोषणा कर दी है। ये सभी उम्मीदवार बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल बेल्ट से हैं। जिन 4 सीटों के लिए सपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है वह सभी उत्तर प्रदेश की सीमा के पास की हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी के बाद उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली तीसरी पार्टी बन गई है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के 4 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहेंगे। सर्वप्रथम श्रीमती मीरा दीपक यादव जी जिला निवाड़ी की निवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी, जो 2008 में विधायिका थी जिला निवाड़ी विधानसभा से ही, और लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की वहाँ जमानत जब्त होती है लगातार, और मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर अगर कोई काम कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है, मीरा दीपक यादव जी कर रहे हैं, जो धर्मपत्नी हैं श्री दीप नारायण यादव जी, दीपक यादव जी के, जो गरोठा विधानसभा से लगातार 10 साल प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। दूसरी सीट जिला दतिया की भांडेर आरक्षित विधानसभा सीट है, जिसपे श्री आरडी राहुल जी अहिरवार समाज से चुनाव लड़ेंगे,
और जिला जज रहे हैं। तीसरी सीट जिला छतरपुर से राजनगर विधानसभा की रहेगी, जिससे ब्रज पटेल जी चुनाव लड़ेंगे, जो जिला पंचायत सदस्य हैं छतरपुर से वर्तमान में। और चौथी सीट जिला भिंड की महगांव रहेगी, जिससे ब्रज गुर्जर जी चुनाव लड़ेंगे, जिनके पिता गुर्जर जी 1993 में बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निरंतर दौरे भी रहेंगे, कार्यक्रम भी रहेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।